हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस। ये जो लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस है ये भी किसने दी थी? अगस्ट कॉम्ट की ही थ्योरी में दिए हुए उनके ही कंसेप्ट्स हैं, उनका ही वर्क है। इस पर भी लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस बताई थी उन्होंने। ठीक है, उन्होंने भी बताया था कि कैसे ह्यूमन जो है एवोल्यूशन हुआ है, कैसे ह्यूमन प्रोग्रेस हुई है, ठीक है, डेवलपमेंट कैसे हुई है, या सोसाइटी का कैसे एवोल्यूशन हुआ है, कैसे पहले कौन सी सोसाइटी थी, पहले कैसे किस तरह के लोग थे, उसके बाद कैसे, और आज के टाइम पे कैसे हैं। तो वो इन्होंने कैसे कंपेरेटिव स्टडी करके, ठीक है, उन्होंने कंपेयर किया है कि पहले कैसी सोसाइटी थी, उसके बाद कैसे कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट हुई है, कैसे ह्यूमन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड सोसाइटल एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, कैसे सोसाइटी का इवॉल्व हुई है। तो अगस्ट कॉम्ट क्या है? अगस्ट कॉम्ट द रिनोड फ्रेंच फिलोसोफर एंड सोशियोलॉजिस्ट प्रपोज द लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस एज अ फ्रेमवर्क अंडरस्टैंड द प्रोग्रेशंस ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड सोसाइटल एवोल्यूशंस। अगर बात करें हम अगस्ट कॉम्ट की, अगस्ट कॉम्ट का जब भी आप इसको पेपर में भी लिखोगे, डायरेक्ट लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस की वो नाम नहीं लिख लेना कि थियोलॉजिकल स्टेज थी, मेटाफिजिकल स्टेज थी एंड पॉजिटिविस्टिक स्टेज। उससे पहले थोड़ा सा इंट्रो देना ज़रूरी होता है, थोड़ा सा मीनिंग इंपॉर्टेंट होता है। तो वही बोलता है कि अगस्ट कॉम्ट है जिन्होंने इसके बारे में, जिन्होंने ये नाम दिया है लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस। इसको हम बोलते हैं द लॉ ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस भी बोलते हैं। अगर आपको कहीं पेपर में लॉ ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस आ जाए तो वो भी इसी का नाम है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन्होंने ही, अगस्ट कॉम्ट जो है फ्रेंच फिलोसफर्स हैं और ये फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी हैं। तो इन्होंने ही क्या किया था, ये जो टर्म थी, जो ये लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस था, इन्होंने ही दिया था। और इसमें इन्होंने क्या बताने की कोशिश की है, क्या समझाने की कोशिश की है, इन्होंने यही बताया कि कैसे एक ह्यूमन की डेवलपमेंट होती है या सोसाइटी का कैसे एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। अंडरस्टैंड द प्रोग्रेशंस ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड सोसाइटल एवोल्यूशंस in as early as 1822, when Auguste Comte was still working as Saint-Simon secretary, he attempted to discover the successive stage through which human race had evolved। ठीक है, कैसे एक ह्यूमन जो रेस है वो कैसे इवॉल्व हुई, कैसे सोसाइटी का एवोल्यूशन हुआ, कैसे ह्यूमन में डेवलपमेंट हुई, ठीक है। तो ये कब बोला था उन्होंने? 1822 का, जब अगस्त कॉम्ट क्या स्टिल वर्किंग थे एज अ सेंट साइमन के सेक्रेटरी, ठीक है। सेंट साइमन जो थे, सेंट साइमन के ये स्टूडेंट भी रहे हैं, ठीक है। तो इन दिस स्टडी he applied scientific methods of comparison and arrived at the law of human progress or लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस। अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी स्टडी की थी या कौन सा मेथड यूज़ किया था, तो उन्होंने कंपैरिजन किया था, ठीक है। उन्होंने कंपेयर की थी सोसाइटीज़, उन्होंने कुछ ऐसी सोसाइटीज़ की बात की थी जो बहुत एंशिएंट टाइम्स की सोसाइटीज़ थी। वो हम पढ़ेंगे कि कैसे लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस की बात करते हैं ये। उन्होंने उससे एक प्रॉपर क्या है, साइंटिफिक मेथड यूज़ किया था, अप्लाई किया था, ठीक है। प्रॉपर एक इनका ये मानना था कि हमें जो सोशियोलॉजी है उसको भी एज अ नेचुरल साइंसेस की तरह ही स्टडी करना चाहिए। और जैसे हम उसमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे हम उसमें ऑब्जर्व करते हैं, जैसे हम उसमें एम्पेरिकली चीज़ों को समझते हैं, एक्सपीरियंस के बेसिस पे समझते हैं, वैसे ही हमें इसको भी समझना चाहिए। तो वैसे ही उन्होंने क्या किया था, इन्होंने अप्लाई किया था, पूरा साइंटिफिक मेथड अप्लाई किया था, कंपेयर किया था उन लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस को या लॉ ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस को, ठीक है। अगस्ट कॉम्ट बिलीव दैट द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन माइंड हैड टेकन प्लेस अलॉन्ग विद द एवोल्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल माइंड। तो इनका यही मानना था, ये बिलीव करते थे, इस बात पर मानते थे कि जैसे एक ह्यूमन सोसाइटी या ह्यूमन एवोल्यूशन होता है, जैसे ह्यूमन में एवोल्यूशन होता है, पहले वो बिल्कुल एक ह्यूमन का जो एवोल्यूशन है, जैसे कि वो बिल्कुल बच्चा होता है, उसके बाद उसमें वो थोड़ा एडोलेसेंस होता है, फिर एडल्ट हो जाता है ना। वैसे ही क्या होता है, ह्यूमन का माइंड भी वैसे ही डेवलप होता है, एक इंडिविजुअल का जो माइंड भी वैसे ही डेवलप होता है। जैसे ह्यूमन एवोल्यूशन होता है या ह्यूमन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है या सोसाइटी एवोल्यूशन होती है, ठीक है, वैसे ही क्या बोलता है, जो वैसे ही एक इंडिविजुअल का माइंड भी डेवलप होता है। In other words, he holds that just as each individual develops from the stage of devout behavior in childhood to a critical metaphysician, one who questions the abstract notions of existence in adolescence, to the natural philosopher in adulthood, so also the human beings and their system of thought have evolved in three major stages। देखो, जैसे कि इसने बताया, क्या इसमें बोलते हैं, जैसे एक इंडिविजुअल डेवलप होता है, इंडिविजुअल्स को आप क्या देखते हो, वो भी क्या है, वो भी क्या होता है, डेवलप होता है। पहले वो एक चाइल्डहुड स्टेज होती है, चाइल्डहुड स्टेज में उसकी जो थिंकिंग होती है वो बिल्कुल अलग होती है एज ए एडोलेसेंस। जब वो थोड़ा एडोलेसेंस हो जाता है, उससे चेंज हो जाती है उसकी थिंकिंग, जब वो अडल्टहुड में आ जाता है, ठीक है। जैसे वो आप देखते हो चाइल्डहुड में, यहाँ पे लिखा है कि
ही होल्ड दैट जस्ट एज ए ईच इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द स्टेज ऑफ डिवोट बिलीवर, है ना। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हम किस स्टेज से डेवलप होते हैं इंडिविजुअल, हर कोई इंडिविजुअल, ये नहीं कि कोई नहीं, हर कोई इंडिविजुअल किससे डेवलप होता है, डिवोट बिलीवर होता है इन चाइल्डहुड। जब वो छोटा होता है तो वो एज अ जैसे जिसको आप बोलते हो श्रद्धालु टाइप में हो जाता है ना, श्रद्धालु जैसा होता है कि जो चीज़ बोली है वही उसी को हम क्या मानते हैं, फाइनल मानते हैं एज ए चाइल्डहुड में। उसके बाद जब वो एडोलेसेंस में हो जाता है तो वह क्रिटिकल मेटाफिजिशियन बनता है, ठीक है, जो क्या करता है कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर देता है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नोशन ऑफ एग्जिस्टेंस पे, जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं जो उसको दिखती नहीं है, जो उसको दिखती नहीं है, जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, वो उस पर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता है इन एडोलेसेंस स्टेज में, ठीक है। सबसे पहले डेविड में बिलीवर होता है वो जब चाइल्डहुड स्टेज होती है, फिर क्या होता है एडोलेसेंस में क्या बन जाता है, वो क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है टू द नेचुरल फिलोसफर इन एडल्टहुड, वो क्या होता है, एक फिलोसफर बन जाता है, ये नेचुरली चीज़ों को ये साइंटिफिकली चीज़ों को क्या करना स्टार्ट करना समझना स्टार्ट कर देता है। तो वो कौन सी स्टेज में होता है, एडल्टहुड। बोलता है सो ऑल्सो द ह्यूमन बींग्स एंड देयर सिस्टम ऑफ थॉट हैव इवॉल्वड इन 3 मेजर स्टेजेस। बोलता है ऐसे ही जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट है या ह्यूमन बींग्स डेवलप होता है, बोलता है ऐसे ही क्या होती है पूरा सिस्टम जो है, पूरी सोसाइटी भी ऐसे ही क्या होती है, इवॉल्व होती है। बिल्कुल यही 3 मेजर स्टेजेस आती हैं। सबसे पहले जो इंडिविजुअल है वो डिवोट बिलीवर होता है ना, वो श्रद्धालु होता है, या जो चीज़ उसको बताई जाए, जिसको आप सुपर नेचर बिलीफ पे मान के चलो, वो जो बोलोगे वो वैसा ही काम करता है, या वो उसी चीज़ को मानता है ना। चाइल्डहुड में जैसे वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, एडोलेसेंस होता है, वो क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देता है, जो उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होती है चीज़ें, जो उसको दिखती नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। उसके बाद जब वो अडल्टहुड में आ जाता है तो वो एक साइंटिफिकली चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देता है, बेसिस ऑफ फैक्ट्स, बेसिस ऑफ ओन एक्सपीरियंस, है ना, एम्पेरिकली। तो बोलता है ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही एक प्रॉपर जो सोसाइटी भी है वो भी ऐसे ही इवॉल्व हुई है जैसे एक ह्यूमन बीइंग इवॉल्व होता है, ठीक है। वैसे ही ह्यूमन बीइंग का क्या है, माइंड भी, इंडिविजुअल का माइंड भी वैसे ही डेवलप होता है। द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस provides a historical perspective on the evolution of human thought and offer insight into the development of society, है ना। ये लॉ ऑफ 3 स्टेजेस क्या प्रोवाइड कर रही है हमें, पूरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, है ना। हम इससे क्या देख रहे हैं, पूरा नज़रिया देख रहे हैं, जो पुराने टाइम से हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होता है, मीन्स नज़रिया, कैसे आप चीज़ों को समझते हो, ऑन द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन थाट एंड ऑफर इंसाइट इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, है ना। ह्यूमन थाट्स में भी ऐसे ही एवोल्यूशन होता है, जैसे कि बोला कि सबसे पहले इंसान जो सोचता है वो बिल्कुल एक सुपर नेचुरल बिलीफ्स पे बात करता है। अगर घर वाले बोलते हैं एज ए, जब जो छोटे होते हैं बच्चे, तो हम उनको बोलते हैं कि हाँ पूजा करो, या कुछ भी चीज़ों पे, जिन चीज़ों पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस नहीं करते, हम मान लेते हैं कि घर वालों का जो डेविड बिलीवर्स होते हैं, हम बिलीव कर देते हैं उन पे, ठीक है, श्रद्धालु टाइप में हो जाते हैं, तो वो हम चाइल्डहुड में होते हैं। वैसे ह्यूमन की डेवलपमेंट हो जाती है, थोड़ा और बड़ा हो जाता है जब एडोलेसेंस में होता है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस जो चीज़ें हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, जो हमें दिखती नहीं, उस पर क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देता है। एक स्टेज ये भी आती है। उसके बाद तीसरी स्टेज वो आती है जब वो फैक्ट के बेसिस पे बात करना स्टार्ट कर देता है, हर चीज़ में कहीं ना कहीं साइंटिफिक सोल्यूशन ढूंढना स्टार्ट कर देता है। तो वैसे ही बोलता है सोसाइटीज़ में भी ये 3 चीज़ें, ये स्टेजेस आपको देखने को मिलती है। culture and science. By examining each stage we can gain a deeper understanding of the intellectual transformation that have shaped our understanding of the world, है ना। तो इसी में क्या करता है, बोलते हैं by examining each stage, हर किसी को हम जो एग्जामाइन करते हैं, जो हम छानबीन करते हैं, we can gain a deeper understanding of the intellectual transformation that have shaped our understanding of the world, है ना। इसी से हम क्या करते हैं, बहुत डीप अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को, समझते हैं। इंटेलेक्चुअल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हैव शेप्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, है ना। पूरे वर्ल्ड को समझने की हम कोशिश करते हैं इसी चीज़, इन्हीं स्टेजेस की वजह से, ठीक है। और वो 3 स्टेजेस कौन सी हैं, ये इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं जो आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से भी, और आपको चीज़ें समझनी भी ज़रूरी हैं। ये जो स्टेजेस हैं ये अगस्ट कॉम्ट ने दी हैं, और वो बताते हैं सबसे पहली जो स्टेज है उसको थियोलॉजिकल स्टेज और फिक्टिशियस स्टेज बताते हैं। सेकंड जो स्टेज है ये मेटाफिजिकल या इसको एब्स्ट्रैक्ट स्टेज बताते हैं। थर्ड जो है वो पॉजिटिव और साइंटिफिक स्टेज बोलते हैं। तो सबसे पहली स्टेज जो है वो थियोलॉजिकल स्टेज है। थोड़ा थियोलॉजिकल क्या है, थियोलॉजिकल वो वाली स्टेज है जब जो इंसान है, ये वो वाली स्टेज है जब इंसान क्या था, ये लगभग 1300 से पहले का टाइम पीरियड है, ठीक है। 1300 से पहले के टाइम पीरियड में थियोलॉजिकल स्टेज या फिक्टिशियस स्टेज थी। वो कौन सी स्टेज थी, जिसमें जो लोग थे
वो क्या थे, वो धार्मिक थे, ज़्यादा धार्मिक इन द सुपर नेचुरल बिलीफ ज़्यादा फॉलो करते थे। जो भी सुपर नेचुरल पावर्स थी, सुपर नेचुरल बीइंग्स थे, उस पे ज़्यादा क्या करते थे, बिलीव करते थे। उन्हीं पावर्स पे वो क्या करते थे, रिलाई करते थे। उसी के बेसिस पे वो अपनी हर एक एक्सप्लेनेशन देते थे। ठीक है, इन थियोलॉजिकल स्टेज, इन द थियोलॉजिकल स्टेज, याद रखना ये कब का टाइम पीरियड है, 1300 से पहले का टाइम पीरियड। ठीक है, जो 1300 से पहले का टाइम पीरियड, तब लोगों की जो सोच थी, लोगों का जो थिंकिंग थी, वो क्या थी, वो रिलीजियस एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे थी। ठीक है, इन द थियोलॉजिकल स्टेज सोसाइटी अंडरस्टैंडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आर डोमिनेट बाई रिलीजियस एक्सप्लेनेशन, है ना। ये इसी के डोमिनेंट, मतलब डोमिनेंट क्या था, रिलीजियसली क्या था, डोमिनेंट था। ठीक है, आइडियाज़ जो थे वो फोकस किस पे थे, नॉन एम्पेरिकल के बेसिस पे। नॉन एम्पेरिकल फोर्सेस मींस जो आपके एक्सपीरियंस भी नहीं किए हैं, आप उस पर बिलीव कर रहे हो, स्पिरिट्स पे बिलीव कर रहे हो, है ना, बीइंग्स ऑफ सुपर नेचर्स पे आप रिलाई कर रहे हो। जो भी सुपर नेचुरल बीइंग्स हैं उन पे, उन्हीं आइडियाज़ पे आप क्या कर रहे हो, बिलीव कर रहे हो। ठीक है, जो आपको प्रीस्ट होते हैं, जो पुजारी हों, वो क्या करते थे, वो डिक्टेट करते थे। स्पिरिचुअल लीडर्स उस टाइम जो होते थे फिक्टिशियस स्टेज में या थियोलॉजिकल स्टेज में, कौन थे, प्रीस्ट थे। ठीक है, जो पुजारी वगैरह होते थे, जो वो एक्सप्लेनेशन देते थे, जो वो बताते थे, वही विदाउट फैक्ट्स, विदाउट योर एम्पेरिकल एक्सपीरियंसेस, है ना। आपने वो एक्सपीरियंस नहीं किया या उसका कोई आपके पास सबूत नहीं है, ठीक है, फैक्ट नहीं है, कोई वैलिडिटी नहीं है, बट उस टाइम पे लोग उसी के डोमिनेंट किसके थे, रिलीजन जो था, रिलीजियस एक्सप्लेनेशन जो थी वही डोमिनेंट थी। अगर उसके खिलाफ कोई इस स्टेज में बात भी करता तो उसको मार भी दिया जाता था। इतना ज़्यादा मतलब इसी चीज़ पे क्या था, बिलीफ था। सोसाइटी इज़ इन द स्टेज ऑफ थियोलॉजी, डोमिनेंस ऑफ रिलीजन। इस जो स्टेज में था, सोसाइटी जो थी वो किस स्टेज में थी, सोसाइटी इज द स्टेज ऑफ थियोलॉजी। थियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ रिलीजन। ठीक है, थियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ रिलीजन। तो ये वो स्टेज थी जब जो सोसाइटी थी वो किसके पे बिलीव करती थी, वो करती थी सुपर नेचर बिलीफ से, और रिलीजियसली जो एक्सप्लेनेशन होती थी वही डोमिनेंस थी। ठीक है, डोमिनेंस किसका था, रिलीजन का। सोसाइटी रिलाई ऑन द रिलीजियस एक्सप्लेनेशन टू अंडरस्टैंड एंड ऑर्गेनाइज इटसेल्फ। ठीक है, वही क्या करती थी, रिलीजियसली जो भी चीज़ें होती थी, जो भी सोसाइटीज़ में चीज़ें थी, वो एक्सप्लेन किसके थ्रू होता था, ड्यू टू रिलीजन। रिलीजियसली एक्सप्लेनेशन होता था और उसी के हिसाब से हर चीज़ ऑर्गेनाइज की जाती थी। ठीक है, इंडिविजुअल्स एट्रीब्यूट नेचुरल फिनोमिना, सोशल स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स टू डिवाइन फोर्सेज आर सुपर एंटिटीज। रिलीजियस रिचुअल्स एंड बिलीव्स guide societal norms, providing a framework of explaining the world and human existence। ठीक है, इंडिविजुअल्स के जो भी एट्रीब्यूट्स थे, जो भी नेचुरल फिनोमिना थे, ठीक है, या कोई सोशल स्ट्रक्चर था या कोई इवेंट था, ठीक है, वो किसके ज़रिए होता था, वो सारा चीज़ें आपके डिवाइंस के ज़रिए होता था। ठीक है, वही धार्मिक चीज़ों के ज़रिए, या वो वाली शक्तियाँ जिसको सुपर नेचर बिलीफ्स बताते हो। ठीक है, हम उस या डिवाइन फोर्सेस या सुपर नेचर एंटिटीज़ की वजह से होता था। ठीक है, सारी चीज़ें उन्हीं के हिसाब से चलती थी। रिलीजियस रिचुअल्स एंड बिलीव्स गाइड करते थे, जो भी रिचुअल्स होते थे, जो भी बिलीव्स रिलीजियस थे, रिलीजियस बिलीव्स या रिचुअल्स जो थे वही गाइड करते थे कि सोसाइटी के क्या नॉर्म्स हो, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हो। ठीक है, वही beliefs guide societal norms, providing a framework of explaining the world and human existence। तो उसी रिलीजन्स के बेसिस पे हर चीज़ आपके लिए एक्सप्लेन की जाती थी, वही फ्रेमवर्क बनाते थे कि वही एक्सप्लेन करते थे कि कैसा है वर्ल्ड और क्या ह्यूमन एग्जिस्टेंस कैसे हुई है। सारी एक्सप्लेनेशन किसके बेसिस पे होती थी, रिलीजियस के बेसिस पे। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेज थी, थियोलॉजिकल स्टेज, जो कब थी, 1300 से पहले का टाइम पीरियड में, याद रखना। ये कौन बताता है, ये बताते हैं अगस्ट कॉम्ट। In this stage, human beings attempt to discover the first and final cause, the origin and purpose of all effects, है ना। इसमें जो भी चीज़ें, जो भी काज होता था, जो भी इफेक्ट होता था, जो भी ओरिजिन होता था, जो भी पर्पस होता था, वो सारे इफेक्ट्स किस पे हम बोलते थे, हम हर चीज़ का मानते थे कि सब कुछ जो भी चीज़ें हो रही है सोसाइटीज़ में वो रिलीजियस की वजह से है। ठीक है, रिलीजियसली इंपॉर्टेंस है, सुपर नेचुरल पावर्स है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही हैं ह्यूमन लाइफ को। ठीक है, अगर कुछ भी इंसिडेंट हो जाता था। Thus, human at this level suppose that all phenomena are produced by the immediate action of supernatural beings। ठीक है, इसमें क्या था, जो ह्यूमन बींग्स थे वो क्या सोचते थे, उनमें जो भी चीज़ें होती थी, उसका जो भी इम्पैक्ट पड़ता था, कोई भी एक्शन हो जाता था, वो सारी चीज़ें, जो सारा रिजल्ट जिसके बेसिस पे माना जाता था, हमारे जो सुपर नेचुरल बींग्स है। ठीक है, जो धार्मिक चीज़ें हैं या जो भी शक्तियाँ हम मानते थे, जो भी पावर्स हम मानते थे, उनके उस पे ही सारा, उन्हीं पे वो एक्शंस जो होता था, वो इमीडिएट एक्शन वो सुपर नेचर बीइंग्स पे ही होता था। ठीक है, उसी को हम मानते थे कि जैसे कि हम मानते हैं आज भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हम बोलते हैं कि भगवान नाराज़ है,
या हम ऐसे जैसे सेंटेंस यूज़ कर लेते हैं ना, वो सुपर नेचर पावर्स पे हम डाल देते हैं कि हाँ उनकी वजह से हुआ है। तो वो सारी चीज़ें किस में आती थी, थियोलॉजिकल या फिक्टिशियस स्टेज में, ठीक है। जब लोग क्या थे, ना एम्पेरिकल के बेसिस पे थे, उनका जो आइडियाज़ थे, आइडियाज़ पे फोकस था, ठीक है। उनके नॉन एम्पेरिकल फोर्सेस थी, मीन्स के कोई एक्सपीरियंस नहीं किए या उनसे कोई मिले नहीं है या कभी इंटरेक्शन नहीं हुई, तो नॉन एम्पेरिकल फोर्सेस पे फोकस्ड होता था उनका, ठीक है। स्पिरिट्स वगैरह पे, सुपर नेचरल्स पे, ठीक है। तो ये कौन चीज़ें बताता था इनको इस टाइम, जो लीडर्स थे वो कौन थे, या स्पिरिचुअल लीडर्स जिसको आप बोलते हो, तो वो प्रीस्ट थे, ठीक है। जो रिलीजियस बुक्स पढ़ाते थे वही इन चीज़ों के बारे में डिक्टेट करते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सम ट्राइब्स बिलीव दैट डिजीज़ लाइक अ स्मॉल पॉक्स क्लोरा वेयर द एक्सप्रेशंस ऑफ गॉड एंगर। जैसे कि आप देखते हो स्मॉल पॉक्स निकलते हैं, छोटे छोटे दाने निकलते हैं, तो वो माना जाता है, अभी भी हम मानते हैं, हिंदू रिलीजन में अभी भी माना जाता है, जैसे वो दाने निकलते हैं हम उसको बोलते हैं ये माता निकली है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब ये जो बिलीफ सिस्टम था, ये थियोलॉजिकल स्टेज या फिक्टिशियस स्टेज के टाइम था, ठीक है। तब इन्हीं चीज़ों पर बिलीव किया जाता था, जिसको आज इंग्लिश में हम स्मॉल पॉक्सेस बताते हैं, क्लोरा वगैरह, ये ऐसी जैसी चीज़ें। तो हम मानते हैं कि हमारे से जो भगवान है, जो गॉड है, जो खुदा है, वो क्या है, कहीं ना कहीं नाराज़ है, तभी ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो ये थियोलॉजिकल स्टेज है। थियोलॉजिकल स्टेज वो स्टेज थी जिसमें लोग क्या थे, धार्मिक थे ज़्यादा, ठीक है। धार्मिक इन द सेंस कि वो रिलीजियस थी, हर चीज़ों को क्या है, जो डोमिनेंस जो है, जो आइडियाज़ थे, जो फोकस किस पे होता था, जो भी रिलीजियस चीज़ें थी उन्हीं पे फोकस होता था, ठीक है। तो ये क्या था आपका थियोलॉजिकल स्टेज। इसके अलावा थियोलॉजिकल स्टेज की बात करें, थियोलॉजिकल स्टेज में और भी कुछ स्टेजेस हैं, फर्दर सब डिवाइडेड किए हैं, और कुछ स्मॉल नहीं, सब स्टेजेस और भी क्या है, ये सब डिवाइडेड हैं, ठीक है, 21 में थियोलॉजिकल स्टेज में। जिसमें सबसे पहली स्टेज जो है आपकी फेटिशिज्म आती है, या फेटिशिज्म, या इसको एक और नाम है एनिमिज्म। वैसे ही याद रख लेना, जो थियोलॉजिकल स्टेज है उसका एक और नाम है फिक्टिशियस स्टेज, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछा जाता है फिक्टिशियस स्टेज, तो उस टाइम याद रखना कि ये किस स्टेज की बात कर रहा है। तो थियोलॉजिकल स्टेज का नाम फिक्टिशियस भी है। वैसे ही इसके अंदर जो 3 स्टेजेस हैं और 3 टाइप्स हैं या सब स्टेजेस हैं, जिसमें आप फिटिशिज्म, पॉलीथिज्म एंड मोनोथिज्म, ठीक है। तो फेटिशिज्म या एनिमिज्म क्या होता है, ड्यूरिंग द fetishism stage individuals attribute supernatural powers and significance to inanimate objects or natural phenomena। इस स्टेज में क्या है, जो भी ये चीज़ें हैं, जो भी एवरीडे ऑब्जेक्ट्स, जो भी आपके एवरीडे ऑब्जेक्ट्स हैं, वो क्या हैं, वो रिलीजियसली पर्पस की वजह से हैं, ठीक है। आप ये मानते हो कोई भी ऑब्जेक्ट्स है, जो भी आपके सामने चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं उसकी कोई ना कोई क्वालिटीज़ है, उसमें गॉड लाइक क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। हम उसको क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। जो भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स भी हमारी सोसाइटीज़ में हमें देखने को मिलता है, तो उसको बोलते हैं हम फेटिशिज्म, ठीक है। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स या नेचुरल फिनोमिना, हम उसको क्या देते हैं, सुपर नेचर पावर की इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। बोलते हैं उसमें कुछ ना कुछ शक्तियाँ हैं, ठीक है। और इस टाइम वही चीज़ें थी फेटिशिज्म में या एनिमिज्म में बोलते हैं, ठीक है। इन दिस स्टेज ऑब्जेक्ट्स, एनिमल आर एलिमेंट्स ऑफ नेचर आर बिलीव टू पोजेस स्पिरिचुअल्स आर मैजिकल क्वालिटीज़, ठीक है। क्या बोलता है चाहे वो ऑब्जेक्ट्स थे कोई, या उस टाइम के ऑब्जेक्ट्स थे, कुछ एनिमल्स थे, कुछ एलिमेंट्स थे, तो इन एलिमेंट्स जो भी थे नेचर के, उन सब को उन पे क्या बिलीव किया था कि वही उनमें एक स्पिरिचुअल्स है, ठीक है, स्पिरिट है या मैजिकल कुछ ना कुछ क्या है, क्वालिटीज़ हैं। इन विच एवरीडे ऑब्जेक्ट्स were turned into items of religious purpose and worship with god like qualities, ठीक है। उसकी क्या है, कहीं ना कहीं पूजा भी की जाती थी, ठीक है। उसमें ये माना जाता था कुछ ऑब्जेक्ट्स थे, कुछ एनिमल्स थे जिनको गॉड लाइक क्वालिटीज़ दी जाती थी, कुछ एलिमेंट्स थे, नेचुरल एलिमेंट्स, ठीक है, उनमें भी कहीं ना कहीं उनको भी क्या दी जाती थी, गॉड लाइक क्वालिटीज़। तो उनको हम बोलते हैं फेटिशिज्म या एनिमिज्म, ठीक है। तो दूसरी स्टेज है पॉलीथिज्म। पॉलीथिज्म क्या होता है, पहले पॉली तो मैनी होता है, थीज़म तो आपको पता ही है, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है जब हम मल्टीपल गॉड्स की बात करते हैं, ठीक है। पॉलीथिज्म मीन्स जब हम मल्टीपल गॉड्स की बात करते हैं, इसमें जो भी चीज़ें एक्सप्लेन की जाती थी सोसाइटीज़ में, और यह आज भी एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि पॉलीथिज्म को आज कोई फॉलो नहीं करता है या मोनोथिज्म को फॉलो नहीं करता है, या फेटिशिज्म जैसी क्वालिटीज़ नहीं देखने को मिलती। अभी भी रिलीजन जो है वो हमारे सोसाइटी में है। ऐसा नहीं कि रिलीजन ख़त्म हो गया तो हम बोलेंगे नहीं, लेकिन उस टाइम जो डोमिनेंस था वो रिलीजन का ही था, ठीक है। ये वो स्टेज थी जब लोग सिर्फ डोमिनेंस किस पे थे, रिलीजियस पे, प्रीस्ट पे, मतलब हर चीज़ जो भी इम्पैक्ट जो भी सोसाइटीज़ में हो रहा था उसका हर किसी का क्या माना जाता था, सिर्फ रिलीजन की ही वजह से है। बट आज की सोसाइटीज़ में थोड़ा रिलीजन का उतना रोल नहीं रखा है। कुछ चीज़ों को हम एज अ साइंटिफिकली प्रूव करके बात करते हैं कि हाँ ये चीज़ है, ये उससे नहीं होता, ठीक है। तो
लेकिन उस टाइम क्या था, उस टाइम ज़्यादा जो डोमिनेंस थी वो रिलीजन्स की थी, तो वैसे ही फेटिशिज्म भी उसका एक क्या था, एलिमेंट्स था या सब टाइप था, ठीक है, सब स्टेजेस था किसका, थियोलॉजिकल स्टेज का। दूसरा पॉलीथिज्म, पॉलीथिज्म मीन्स कि जब हम एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, द यूजेस ऑफ मैनी गॉड्स, लाइक आप हिंदू रिलीजन में देख लो, अगर कुछ भी चीज़ें हम बहुत से गॉड्स की, मल्टीपल गॉड्स की क्या करते हैं, पूजा करते हैं, है ना, हिंदू रिलीजन में। तो फेटिशिज्म ग्रू मोर डिफिकल्ट टू मैनेज, अ प्रिमिटिव मैन थिंकिंग गॉट मोर ऑर्गेनाइज्ड, मैन बिगन हैविंग फेथ इन मैजिक एंड रिलेटेड प्रैक्टिसेस एट दिस पॉइंट। The man began to believe in multiple gods and establish a class of priests to obtain the benevolence and blessing from all of these gods, explaining of things थ्रू द यूज़ ऑफ मैनी गॉड्स। बोलता क्या बोलता है, पॉलीथिज्म वो वाली स्टेज है जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, हम मल्टीपल गॉड्स की बात, क्वालिटीज़ की बात करते हैं, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, जो भी एक्सप्लेनेशन होती है सोसाइटीज़ में, तो उसमें क्या है, जो भी चीज़ की एक्सप्लेनेशन देते हैं, इसमें हम मल्टीपल गॉड्स की यूज़ करते हैं। जैसे हिंदू रिलीजन में आप देखते हो कि बहुत से गॉड्स की हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान की, शिव भगवान की, गणेश भगवान की, है ना, मल्टीपल गॉड्स, और हर किसी गॉड्स की हम अपने अपने हिसाब से क्या करते हैं, अपने अपने उनकी एक क्वालिटीज़ की बात करते हैं, जो उनकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस देते हैं। तो वही बोलता है पॉलीथिज्म में लोग क्या करते थे, इसमें जो है डिफरेंट गॉड्स का यूज़ करके, ठीक है, डिफरेंट गॉड्स की यूज़ करके उनके एक्सप्लेनेशन देते थे, ठीक है, यूज़ ऑफ मैनी गॉड्स, जैसे कि गणेश भगवान है ना, इनका या शिव भगवान है, ठीक है, हर किसी गॉड्स की इंपॉर्टेंस बताना, और उसी के हिसाब से आप चीज़ों को क्या करते थे, मानते भी थे, ठीक है। थर्ड वन है मोनोथिज्म। मोनोथिज्म भी आज भी फॉलो होता है, पॉलीथिज्म आज भी फॉलो होता है। आप हिंदू रिलीजन में देखो, आज भी मल्टीपल गॉड्स की हम पूजा करते हैं, और मल्टीपल गॉड्स में हम बिलीव करते हैं ना, हर किसी की कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन, हम क्वालिटीज़ बताते हैं, हर गॉड की कोई ना कोई क्वालिटीज़ बताते हैं। तो वैसे ही मोनोथिज्म क्या है, द फाइनल सब स्टेज ऑफ थियोलॉजिकल स्टेज, ये फाइनल स्टेज है किसकी, थियोलॉजिकल स्टेज की, ये फाइनल स्टेज है। इसमें तो क्या बोलता है कॉम्ट बोलता है, इज़ अ मोनोथिस्ट स्टेज, इन दिस स्टेज बिलीफ इन ए सिंगल सुप्रीम डाइटी बिकम्स प्रीडोमिनेंट। मोनोथिज्म रेफर टू द वर्शिप ऑफ बिलीफ इन वन गॉड हु इज सीन एज अ क्रिएटर एंड रूलर ऑफ द यूनिवर्स। रिलीजियस सच एज अ जुडिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम आर रिप्रेजेंटेटिव मोनोथिस्ट स्टेज एट्रीब्यूटिंग टू ऑल टू अ सिंगल सुप्रीम डाइटी, है ना। इसमें क्या है, इसमें एक ही सुप्रीम पावर माना जाता है, वही क्रिएटर, वही उसी को क्रिएटर भी माना जाता है, उसी को रूलर भी माना जाता है यूनिवर्स का, ठीक है। बट हिंदू रिलीजन में आप देखते हो हम पॉलीथिज्म को मानते हैं ना। पॉलीथिज्म में मीन्स हम मल्टीपल गॉड्स की बात करते हैं, और मल्टीपल गॉड्स के अपने अपने हम क्वालिटीज़ की बात करते हैं, है ना। तो वो डिफरेंट तरह से हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। वैसे ही लेकिन मोनोथिज्म में आपको क्या देखने को मिलता है, जो पॉलीथिज्म है वो हिंदू रिलीजन्स में, और मोनोथिज्म जो आपको इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में या जूडाइज्म जो रिलीजन्स हैं उसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें हम एक ही जो भी सिंगल सुप्रीम डाइटी मानते हैं, ठीक है, जिसमें हम वन गॉड की क्या करते हैं, पूजा करते हैं, या वन गॉड को ही मानते हैं, ठीक है। बिलीफ इन सिंगल सुप्रीम डाइटी बिकम प्रीडोमिनेंट, ठीक है, वही सिंगल जो डाइटी है, जो पावर है, वही क्या है, प्रीडोमिनेंट है, ठीक है। उसी की हम क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं, उसी को हम एक ही गॉड को मानते हैं, ठीक है, और उसी को मानते हैं कि उसी ने क्या है, क्रिएटर भी वही है और रूलर भी वही है, वही जिस यूनिवर्स को चला भी रहा है और साथ साथ में क्रिएट भी उसने किया है, ठीक है। तो ये था मोनोथिज्म। तो ये 3 स्टेजेस थी किसकी, थियोलॉजिकल की। थियोलॉजिकल क्या था, थियोलॉजिकल या फेटिशिज्म जिसको मैंने बताया आपको, वो वाली स्टेज थी जिसमें लोग क्या थे, रिलीजियसली डोमिनेंस जो थी वो रिलीजियस डोमिनेंस थी, ठीक है, जिसमें जो आइडियाज़ फोकस करते थे वो नॉन एम्पेरिकल फोर्सेस पे किया जाता था। नॉन एम्पेरिकल मीन्स जो आपने एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, ठीक है, रिलीजियस बिलीफ पे काम करना, ठीक है। तो इसमें जो लीडर्स वगैरह थे वो आपके प्रीस्ट वगैरह थे, ठीक है, जिसको आप पुजारी वगैरह बताते हो, ठीक है। इसमें हम यही, और 3 तरह की स्टेजेस आती हैं थियोलॉजिकल स्टेज में। रिलीजियस डोमिनेंस में आप 3 तरह का देखते हो, एक एनिमिज्म है। एनिमिज्म में क्या देखने को मिला आपको, या फेटिशिज्म जिसको आप बोलते हो, इसमें हम हर ऑब्जेक्ट्स या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जो भी हैं, नॉन लिविंग या लिविंग है, उनमें उनकी क्या करते थे, पूजा करते थे, ठीक है, उन्हीं चीज़ों उनको ही हम सुप्रीम डाइटी मानते थे, ठीक है। तो उसके अलावा सेकंड स्टेज थी पॉलीथिज्म, जिसमें हम मल्टीपल गॉड्स की क्या करते हैं, पूजा करते थे, जिसमें आपको हिंदू रिलीजन देखने को मिलता है। मल्टीपल गॉड्स की हम मल्टीपल गॉड्स के बेसिस पे हम क्या एक्सप्लेनेशन करते थे, मल्टीपल गॉड्स के हम क्या है, फोर्सेस बताते हैं यूनिवर्स को, ठीक है, हम बताते हैं कि वही रूलर है, मल्टीपल गॉड्स यूनिवर्स के रूलर्स हैं, ठीक है, उनकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ है, इंपॉर्टेंस है। तो
थर्ड वन स्टेज थी जो सब स्टेज थी वो थी मोनोथीज़म, मोनो मीन सिंगल एंड थीज़म तो गॉड, ठीक है। तो वो क्या है, वो मल्टीपल गॉड, जो मोनोथीज़म है वो सिंगल गॉड की पूजा करते हैं, ठीक है। वो सिंगल गॉड को ही क्रिएटर भी मानते हैं और रूलर भी मानते हैं, वही क्रिएटर भी है, उसी ने बनाया है, और वही क्या है, कहीं ना कहीं रूलर भी है, ठीक है, यूनिवर्स को चलाने के लिए। तो वो होता है मोनोथीज़म। स्टेज भी बताते हैं, ये वो टाइम पीरियड है, ये वो सोसाइटल एवोल्यूशंस का सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस का सेकंड लॉ है, जो कब की बात थी, 1300 से लेके 1800 तक, ठीक है। 1800 तक का टाइम पीरियड की बात करता है। बोलता है उस टाइम क्या था, लोग जो थे, जो रिलीजियस बिलीफ्स थे या रिलीजियसली डोमिनेंस थी, वो कहीं ना कहीं उससे बाहर आ रहे थे। लोग जो थे वो उससे क्या कर रहे थे, कहीं ना कहीं बाहर आ रहे थे। थस इसको हम सेकंड स्टेज बताते हैं। द सेकंड स्टेज मेटाफिजिकल विच अकर्ड रफली 1300 से लेके 1800 तक। द मेटाफिजिकल स्टेज रिप्रेजेंट, ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट अ ट्रांजिशनल फेज वेयर सोसाइटीज़ मूव बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव रिलायंस ऑन रिलीजियस एक्सप्लेनेशन। जो किस पे रिलाई कर रही थी, जो एक्सप्लेनेशन, जो भी रिलीजियसली एक्सप्लेनेशन थी उस पर ही रिलाई कर रही थी, कहीं ना कहीं उससे क्या है, ये बाहर आ रहे थे। ये वो वाली स्टेज थी। लोग क्या लगे थे, लोग चीज़ों के बारे में कल्पना करने लग गए थे, ठीक है। मीन्स कि अनुमति लगाने, जिसको आप बोलते हो अनुमति करना, स्पेकुलेटिव थिंकिंग कर रहे थे, ठीक है। उसके बारे में कुछ ना कुछ कल्पना करना, ठीक है। तो वो चीज़ आ गई थी, मतलब लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर गए थे। ड्यूरिंग दिस स्टेज एब्स्ट्रैक्ट एंड फिलोसफिकल रीजनिंग एमर्ज एज एन अल्टरनेटिव ऑफ थियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस। ये वो वाली स्टेज थी, ये वो वाली टाइम था जिसमें लोग फिलोसफिकल रीजन, फिलोसफर्स बन गए थे, ठीक है। रीजन आइडियाज़ के बेसिस पे फिनोमिना को समझ रहे थे। हर एक सोसाइटीज़ में कुछ ना कुछ उसके पीछे कुछ ना कुछ फिलोसफिकल रीजनिंग की बात करते थे, ठीक है। विदाउट रीजन्स पे नहीं मान रहे थे, ठीक है। उसी पे मतलब ये क्या कर रहे थे, हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, ठीक है। ये ज़्यादा नेचर से जुड़े हुए थे। मेटाफिजिकल स्टेज वो स्टेज है जो कहीं ना कहीं नेचर के साथ की बात करते हैं। पहले जो डोमिनेंस थी वो रिलीजियस डोमिनेंस थी, हर चीज़ रिलीजन के ही बेसिस पे मानी जाती थी, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या था, इसमें फिलोसफर्स ज़्यादा रोल प्ले कर रहे थे, ठीक है। कहीं ना कहीं आइडियाज़ के बेसिस पे, इमेजिनेशंस के बेसिस पे, स्पेकुलेटिव थिंकिंग के बेसिस पे बात हो रही थी, जो किसका अल्टरनेट था, थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन का, ठीक है, थियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस का। फिर बोलता है वाइल मेटाफिजिकल थिंकिंग स्टिल इन्वॉल्व्स स्पेकुलेटिव एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, ठीक है। ये किससे, ये कौन सी चीज़ थी, ये बोलता है जो मेटाफिजिकल थिंकिंग थी ये स्टिल किस पे इन्वॉल्व थी, ये थी स्पेकुलेटिव एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ठीक है, जिसको हम अनुमति लगा रहे थे या कल्पना कर रहे थे, ठीक है। जिसमें हम हर चीज़ का क्या कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसकी इंपॉर्टेंस, उसका क्या इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट रोल क्या है, उस चीज़ के बारे में हम क्या करते थे, स्टडी करते थे, ठीक है। इट सिग्निफाइज हर चीज़ के पीछे कहीं ना कोई क्या है, आइडिया की बात करना, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, वो कौन सी स्टेज थी, वो मेटाफिजिकल स्टेज थी, ठीक है। इट सिग्निफाइज अ डिपार्चर फ्रॉम स्ट्रिक्ट रिलायंस ऑन रिलीजियस डॉगमा इन अंडरस्टैंडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। जो आपको कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिल रहा था, इसमें जो इंपॉर्टेंस थी वो किस में ज़्यादा थी, स्पेकुलेटिव्स में थी और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में थी। जो कि पहले स्ट्रिक्टली किस में थी, पहले कौन सी सोसाइटीज़ थी जो थियोलॉजिकल को मानती थी, वो स्ट्रिक्टली किस पे बिलीव करते थे, हर चीज़ रिलीजियस के जो डॉगमास थे उस पर ही अंडरस्टैंड करते थे, उसी के बेसिस पे क्या सोसाइटी ऑर्गेनाइज हुई थी। Human beings pursue meaning and explanation of the world in terms of essence, ideals, forms, that is in short in a conception of some ultimate reality such as a God, ठीक है। हम हर चीज़ जो भी आप समझ रहे थे, जो भी सोसाइटीज़ में हमें आइडियाज़ आ रहे थे, जो भी हम चीज़ों को एसेंस कर रहे थे, ठीक है, जो भी बता रहे थे, वो सारा किसके बेसिस पे था, अल्टीमेटली रियलिटी ऑफ गॉड की बात कर रहे थे, बट विद किसके साथ था, फिलोसफिकल रीजनिंग के साथ था, ठीक है, हमारी इमेजिनेशन के साथ जुड़ा हुआ था ये सारी चीज़ें, ठीक है। स्पेकुलेटिव थिंकिंग थी इसमें, मेटाफिजिकल स्टेज में हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ आइडियाज़ था, थ्योरीज थी, जिस पे हम रिलाई कर रहे थे, जिस पे हम बिलीव कर रहे थे, ठीक है। ये नहीं कि हम ये क्या बोलते हैं, थियोलॉजिकल में हम हर चीज़ जो है वो रिलीजियस के बेसिस पे बात कर रहे थे, ठीक है। ये सेकंड स्टेज थी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जिसे एब्स्ट्रैक्ट स्टेज या मेटाफिजिकल स्टेज। उसके बाद आती है नेक्स्ट स्टेज है जो आपकी पॉजिटिविस्टिक और साइंटिफिक स्टेज, जिस पे पॉजिटिविज़म पूरे आपके सिलेबस में अलग से मेंशन है, ठीक है। वो भी इसी चीज़ के बारे में बात करता है, जो आपका पॉजिटिविज़म स्टेज है वो भी इसी चीज़ की बात करता है। वो थर्ड स्टेज जो फाइनल स्टेज है, जो अभी ये मानता है कि अभी की जो स्टेज है, अभी के टाइम पीरियड 1800 के बाद के, जो 1800 के टाइम पीरियड के बाद की जो स्टेज है, उसको ये मानता है कि ये क्या है,
पॉजिटिविस्टिक या साइंटिफिक स्टेज है। हर चीज़ हम क्या करने लगे फिर इस टाइम पीरियड पे जो सोसाइटीज़ थी, हम कौन मीन्स कि जो सोसाइटी एवोल्यूशन बता रहा है कि सोसाइटी ऐसे इवॉल्व हुई है। पहले जो लोग थे, जो बहुत पुराने लोग थे, वो सिर्फ रिलीजियस पे बिलीव करते थे। उसके बाद सेकंड स्टेज आई, फिर उसके बाद जो लोग आए वो मेटाफिजिकल हो गए, या एब्स्ट्रैक्ट स्टेज जिसको उसने बताया है। उसमें क्या लोग क्या करने लगे, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीजंस पे बात करने लगे, कुछ ना कुछ आइडियाज़ थे जिसकी बेसिस पे वो बात, इमेजिनेशंस जिस पे वो बात करने, यूटोपिया थिंकिंग पे बात करने लगे। ठीक है, यूटोपिया मीन्स, मैंने पहले भी, आप पिछले लेक्चर्स ज़रूर देख लें, यूटोपियन सोशियोलॉजिस्ट माना जाता है अगस्ट कॉम्ट को। ठीक है, वो उनका वो मानना है, यूटोपियंस वो होता है जो आइडियाज़, या वो जो हम क्या करते हैं, हम वो वाले आइडियाज़ जो हम बोलते हैं कि सोसाइटीज़ में क्या है, अगर हम अगस्ट कॉम्ट के यूटोपियन सोशियोलॉजिस्ट बोलते हैं तो वो क्या है, वो वाले सोशियोलॉजिस्ट थे जो बोलते थे, जिनका ये मानना था कि हर एक इंडिविजुअल्स जो भी है सोसाइटीज़ में, उसके क्या है, उसको इक्वल शेयर और अपॉर्चुनिटी और रिसोर्सेज होने चाहिए। ठीक है, तो वो वाला यूटोपिया मीन्स आइडियाज़, जो इमेजनरी थिंकिंग्स आप बनाते हो माइंड में। ठीक है, तो वो चीज़ों का किस पे, मेटाफिजिकल स्टेज में ज़्यादा इम्पैक्ट आपको रोल देखने को मिला। ठीक है, नेचर पे ज़्यादा रिलाई लोग करने लगे। ठीक है, नेचर की पूजा करने लगे। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बिल्कुल ख़त्म हो गया रिलीजन कभी ख़त्म नहीं हुआ है, ना अभी हुआ है। ठीक है, अभी भी हम, अगर हम साइंटिफिक स्टेज या पॉजिटिविस्टिक स्टेज में हम खुद को मानते हैं, बट कहीं ना कहीं रिलीजन का रोल आज भी प्ले करता है। आज भी हम पॉलीथीज़म को फॉलो करते हैं, हम मोनोथीज़म को फॉलो करते हैं। ठीक है, हम आज भी कहीं ना कहीं एनिमेट और फैटिशिज्म जैसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, एनिमिज़म हम आज भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हम आज भी कुछ ऐसे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं जिसकी हम पूजा करते हैं, मैजिक्स देखने को मिलता है ना, कई सोसाइटीज़ हैं, आप इन चीज़ों पे आज भी रिलाई करते हो। तो आज एट द एंड जो लास्ट स्टेज है, जिसको फाइनल स्टेज बताता है कौन, ये अगस्ट कॉम्ट, वो है पॉजिटिविस्टिक और साइंटिफिक स्टेज। ठीक है, इसमें आपको क्या देखने को मिला, इसमें अगर अकॉर्डिंग टू कॉम्ट इज़ द पिनिकल ऑफ सोसाइटल डेवलपमेंट एंड द अल्टीमेट गोल ऑफ ए साइंटिफिक सोसाइटी। यही जो है, यही आपकी पिनिकल स्टेज है, मीन्स के इम्पॉर्टेंट, या आप इसको बोलो सबसे टॉप स्टेज, जिसको आप फाइनल स्टेज भी बोलते हो। ठीक है, शिखर वाली स्टेज, जो लास्ट स्टेज है, वो है आपकी पॉजिटिविस्टिक स्टेज, जो 1800 के बाद का टाइम पीरियड। इन 1800 वर्ल्ड एंटर्ड इन द पॉजिटिव स्टेज। आफ्टर द 1800 के बाद क्या है, पूरा वर्ल्ड जो है वो किस में, पॉजिटिविस्टिक स्टेज में एंटर होता है। पॉजिटिव स्टेज वो स्टेज है जो हम साइंटिफिकली चीज़ों को समझते हैं, हर चीज़ के पीछे रीजंस एंड फैक्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, जिसमें हम हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई फैक्ट बताते हैं, साइंटिफिकली प्रूव करते हैं, ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे बात करते हैं, हमने वो ऑब्जर्व किया होता है प्रॉपरली साइंटिफिक वे से, या हमने प्रॉपरली कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस किया होता है ना, वो बात करता है। इन दिस स्टेज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड एम्पेरिकली ऑब्जर्वेशन, जो हम खुद से एक्सपीरियंस करके ऑब्जर्व की वो चीज़ें, बिकम द फाउंडेशन ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, सोसाइटी को समझते हैं, उसी के बेसिस पे हम चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करते हैं। मैजिक एंड सुपरस्टिशियस बिलीव्स हैव नो प्लेस टुडे, है ना। आज के टाइम पे आप देखोगे हम मैजिक और सुपरस्टिशियस बिलीफ पे मतलब पूरा रिलाई नहीं करते, या उस पर हम बिलीव नहीं करते। ठीक है, आज के टाइम जो भी साइंटिफिक सोसाइटी है वो उस पर रिलाई नहीं करती या उस पर बिलीव नहीं करती। ठीक है, उसके लिए कोई जगह नहीं है। एवरी थिंग इज़ लॉजिकली एग्जामाइंड, हर एक चीज़ जो आपको कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलता है, लॉजिकली आप उस चीज़ को एग्जामाइन करते हो। दिस स्टेज मीट्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये चीज़ें आपको ये कहाँ देखने को मिलती है, ये आपको इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ के टाइम देखने को मिलती है। ठीक है, और इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में ही ये चीज़ें देखने को मिलती है, जहाँ हम रिलीजियस को कम इंपॉर्टेंस देते हैं, है ना। आप देखते हो हम रिलीजन को कम इंपॉर्टेंस देते हैं, हम जो भी चीज़ें करते हैं, जो भी वर्क परफॉर्म करते हैं, वो कहीं ना कहीं हम फैक्ट के बेसिस पे बोलते हैं, है ना। सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं क्या साइंटिफिकली चीज़ों पे हम बिलीव करते हैं, जो भी साइंटिफिक मेथड्स हैं, ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, उसी के बेसिस पे हम चीज़ों को मानते हैं। ठीक है, द पॉजिटिव स्टेज एम्फेसाइज एन एप्लीकेशन ऑफ रिगरस साइंटिफिक मेथड्स टू सोशल इशूज़, एमिंग फॉर ए मोर रेशनल एविडेंस बेस्ड अप्रोच टू गवर्नेंस, इथिक्स एंड सोसाइटल प्रोग्रेस। जो भी चीज़ें हम करते हैं, चाहे वो कोई भी पॉजिटिव स्टेज में हम क्या करते हैं, चाहे जितना भी कोई एप्लीकेशंस ऑफ रोग्रेस साइंटिफिक मेथड्स, इसमें हम ज़्यादा कठोर कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, जो भी साइंटिफिक मेथड्स है, चाहे वो सोशल इश्यूज़ के रिगार्डिंग हो। ठीक है, अगर हमें उन्हीं चीज़ों को समझना है, हम प्रॉपर एक साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं, चाहे और प्रॉपर एक रेशनल, है ना, रीजंस के बेसिस पे बात करते हैं, एविडेंस के बेसिस के अप्रोच यूज़ करते हैं, उसी के बेसिस पे हम गवर्न करते हैं चीज़ों को। इथिक्स एंड सोसाइटल प्रोग्रेस, है ना, इस किसके लिए, सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए। ठीक है, उसके बाद है
Comte envisioned that the positive stage would bring about a utopian society categorized by social harmony, stability and continual progress. तो मैंने बताया था कोम्टे किसको ज़्यादा किस पे एनविजन करते हैं, उनका क्या आइडिया था, वो यूटोपियन सोशोलॉजिस्ट थे, ठीक है। उनका ये मानना था यूटोपियन सोशोलॉजिस्ट मीन्स वन हु बिलीव्स इन एन आइडियल सोसाइटी वेयर एवरीवन गेट एन इक्वल शेयर ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड रिसोर्सेज, ठीक है। वो इस चीज़ पे बिलीव करते थे, ठीक है। उनका यही विजन था कि हर किसी का क्या है, हर किसी को जो आइडियल सोसाइटी है वो इसी चीज़ पे बिलीव करते थे कि जो आइडियल सोसाइटी है, जो यूटोपियन चीज़ें हैं, वो उसमें क्या होना चाहिए, उनके दिमाग में उनका यही मानना था कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, हर किसी को क्या होना चाहिए, इक्वल शेयर ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, बराबर अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, बराबर रिसोर्सेज सबके पास होने चाहिए। इसी चीज़ को क्या करते थे, वो मानते थे, ठीक है। और सोसाइटी में सोशल हार्मोनी हो, स्टेबिलिटी हो, कंटिन्यूअल प्रोग्रेस हो, है ना। सोसाइटी कंटिन्यू क्या करे, प्रोग्रेस करे, डेवलपमेंट करे, है ना, नई नई चीज़ें वहाँ पे अमन चैन रहे। तो इसी चीज़ पे क्या करते थे, अगस्ट कॉम्ट बिलीव करते थे। ही बिलीव डैट थ्रू द साइंटिफिक सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल सोसाइटीज़ could overcome challenges, अचीव हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इंश्योर वेल बीइंग ऑफ द मेंबर्स। वो यही मानते थे, उनका यही मानना था कि जो सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, जो भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, साइंटिफिकली चाहे हम ऑब्जर्व करके चीज़ों को बताएंगे, फैक्ट्स के बेसिस पे बात करेंगे, उससे क्या होगा, वो कहीं ना कहीं क्या है, जो भी चैलेंजेस हैं हमारी सोसाइटीज़ में, जो भी मुसीबतें हैं हमारी सोसाइटीज़ में, कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, उन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। उससे हम और कम हो जाएंगे, अचीव करेंगे हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इंश्योर वेल बीइंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ देयर मेंबर्स, है ना। उसकी वजह से हम कहीं ना कहीं सोसाइटीज़ में एक अच्छे इंसान भी बन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अगर हम पॉजिटिविस्टिक स्टेज में है तो, या साइंटिफिक स्टेज में हम, एट द एंड कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन क्या है, अगस्ट कॉम्ट लॉ ऑफ 3 स्टेजेस फंडामेंटली अ थ्योरी ऑफ सोशल एवोल्यूशन, है ना। ये लॉ ऑफ 3 स्टेजेस क्या है, कहीं ना कहीं आपको ये आपके क्या बेसिक थ्योरी बताता है, बेसिस बताता है कि कब कैसे एक सोसाइटी इवॉल्व हुई है, पहले लोग क्या करते थे, उसके बाद क्या हुआ, और आज के टाइम की सोसाइटी क्या है। 3 तरह के एवोल्यूशन, 3 तरह की स्टेजेस इन्होंने बताई कि एवोल्यूशन सोसाइटी जो कैसे इवॉल्व हुई है, कैसे बनी है सोसाइटी। सबसे पहले जो थी वो थियोलॉजिकल स्टेज थी, जिसमें क्या थे, लोग रिलीजियस बिलीवर्स थे, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेज बताई मेटाफिजिकल स्टेज, जिसमें कहीं ना कहीं लोग क्या है, ट्रांजिशन हो गए, या वो ट्रांजिशन फेज़ था जिसमें लोग रिलीजियस से कहीं ना कहीं नेचर पे बिलीव करने लग गए, ठीक है। तो उसके बाद जो लास्ट स्टेज जिसको वो साइंटिफिक स्टेज भी बताता है, या पॉजिटिविस्टिक स्टेज भी बताता है, जिसमें लोग साइंटिफिकली चीज़ों पे बिलीव करने लगे, है ना, फैक्ट एंड बेसिस, उसके बेसिस पे काम करने लगे। Where the development of human intellectual derives from the progress of society, for Comte the positive stage represent a pinnacle of human intellectual development and the foundation of stable and orderly social order, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता भी दिया। He believed that just as a natural science had moved through these stages, so too would the study of society, which is termed as sociology, ठीक है। The ultimately conclusion of the law is the established a positive society governed by a scientific understanding of social laws. In ideal society, social problems would be addressed through rational evidence-based policies rather than religious dogmas or abstract philosophical speculations. The theory continues to be valuable framework for comprehending the historical shift in human thought from the world dominated superstitious to one increasingly shaped by scientific reasons, है ना। क्या बताता है, इसके बोलने का यही मतलब है कि जो ये 3 स्टेजेस है, इसमें जो एट द एंड लास्ट स्टेजेस है, उसी की वजह से क्या है, सोसाइटीज़ में प्रोग्रेस हो सकती है और डेवलपमेंट हो सकती है, ठीक है। उसी की वजह से लोग क्या है, थ्रू द रेशनल एविडेंसेस के बेसिस पे ही हर चीज़ क्या है, आपकी सोसाइटी में डेवलपमेंट की बात करेगी, ना कि रिलीजियस डोगमास या कोई एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफिकल स्पेकुलेशंस को भी ये नहीं मानता है, ठीक है। ये बोलता है जो ये वाली स्टेज थी, इसमें भी कहीं ना कहीं ये भी प्रोग्रेस की बात नहीं होती थी, इसमें प्रोग्रेस नहीं हो सकती। लेकिन जो आज के टाइम की स्टेज है, जो आप रेशनल एविडेंस के बेसिस पे बात करते हो, उस पर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो सकती है ना, जैसे पॉजिटिविस्टिक या साइंटिफिक स्टेज में। तो बोलता है लोग कैसे ये थ्योरी क्या कंटिन्यू कर रही है, ये थ्योरी बता क्या रही है, ये पूरा कंप्रीहेंड कर रही है, फुली अंडरस्टैंड आपको बता रही है कि कैसे हिस्टोरिकल शिफ्ट हुए हैं ह्यूमन, है ना, थ्रू द वर्ल्ड डोमिनेट बाई, कहाँ से, सुपरस्टिशियस से लेके साइंटिफिक रीजंस। पहले हम सुपरस्टिशियस पे बिलीव करते थे, उसके बाद आते आते आज के टाइम पीरियड पे हम क्या है, कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीजंस पे बात करते हैं, ठीक है। ये कंक्लूजन था। तो ये आपका लॉ ऑफ 3 स्टेजेस है, ठीक है, पॉजिटिविस्टिक, मेटाफिजिकल, उससे ऊपर जो स्टेजेस है वो आपकी थियोलॉजिकल, जिसको फिक्टिशियस स्टेज भी बताते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए। तो थैंक यू। अगर समझ आए तो कमेंट कर लेना, लाइक करना, ठीक है। थैंक यू।